आज का हमारा टॉपिक है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर घनिष्ठ संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गार्डनर के अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका तथा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीति तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाममात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन की विशेषताएं। पहला, नाममात्र की व्यवस्थित कार्यपालिका का भेद। इस शासन व्यवस्था में नाममात्र की व्यवस्थित कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका होती है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। नाममात्र की कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंश क्रमानुगत या भारत के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर ये पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकती। व्यवहार में उसकी उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्य नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य ही नहीं करती वरन कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भी भाग लेती है। तीसरा, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। चौथा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदात्मक व्यवस्था का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रशासनिक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उसे विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। पांचवा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है अतः उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। छठा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पद्धति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है और सामूहिक मंत्री उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण करता है, पदच्युत कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता होता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है। संसदात्मक शासन के गुण। पहला, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग। मानव शरीर के समान ही शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की एकता होती है। श्रेष्ठ प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रशासन के इन अलग अलग अंगों में सहयोग हो। संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी इस प्रकार का सहयोग पाया जाता है और इस सहयोग के परिणाम स्वरूप शासन कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। इस शासन व्यवस्था में परस्पर सहयोग द्वारा ठीक प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है और ठीक प्रकार के कार्यों पर परिणित करते हुए प्रशासन को जन कल्याणकारी बनाया जा सकता है। दूसरा, शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। संसदात्मक शासन में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर उसके अनुसार ही कार्य करता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन आवश्यक रूप से जनता के हित में होता है। तीसरा, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस बात की गुंजाइश रहती है कि आवश्यकता अनुसार राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सके। उदाहरण के लिए प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के स्थान पर लॉर्ड जॉर्ज और द्वितीय महायुद्ध के समय चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चौथा, योग्यतम, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिन सदस्यों को अपने अनुभव योग्यता के आधार पर व्यवस्थापिका अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है वे ही व्यक्ति मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। व्यवस्थापिका के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण इन्हें शासन कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है और लोकप्रिय होने के कारण इनके शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाता है। पांचवा, राजनीतिक शिक्षा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्षत्व शासन व्यवस्था की अपेक्षा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है।
व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है और मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के आधार पर अपनी नीति और कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। निरंकुशता का अभाव। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है। यदि मंत्री लोग मनमानी करें तो व्यवस्थापिका के द्वारा पदच्युत किया जाता है। इसके कारण शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो पाता। लोकतंत्र सिद्धांत की रक्षा। लोकतंत्र सिद्धांतों की रक्षा बहुत अधिक सीमा तक संसदात्मक व्यवस्था में ही संभव है। इसके अंतर्गत प्रशासकों को सदैव जनता के सामने अपने कार्यों को उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक प्रभुसत्ता जनता के पास ही रहती है। संसदात्मक शासन के दोष। पहला, दलीय तानाशाही का भय। संसदात्मक शासन में राजशक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में न रहकर एक दल विशेष के हाथ में रहती है। व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शासन के दोनों विभागों की शक्ति आवश्यक रूप से एक ही राजनीतिक दल के हाथ में निहित होती है और ये राजनीतिक दल मनमाने तरीके से शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निर्बल शासन। संसदात्मक शासन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और राज्य के सुशासन के लिए उत्तरदायी हो। शासन की इस निर्बलता के कारण आवश्यक निर्णय करने में काफ़ी समय लग जाता है और निर्णय को गुप्त रखने में भी कठिनाई होती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है और सिद्धांत के अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन, नियम संबंधित सभी शक्तियाँ अलग अलग हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन संसदात्मक पद्धति शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि इसमें शासन मंत्रिपरिषद के अधीन होता है और व्यवस्थापन विभाग की एक समिति मात्र होती है। कार्यपालिका की अस्थिरता। शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होने के कारण निश्चित नहीं होता। कार्यकाल की इस अस्थिरता के कारण मंत्रीगण ऐसी योजना प्रस्तावित करने के लिए उत्साहित नहीं होते जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता हो। जिस देश में छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दलों वहाँ तो मंत्रिपरिषद में जल्दी परिवर्तन होने के कारण शासन कार्य असंभव ही हो जाता है। अयोग्य व्यक्तियों का शासन। संसदात्मक शासन में मंत्रिपरिषद का निर्माण योग्यता एवं विभागीय ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जनता में मंत्री लोकप्रिय हो या जनता दल का नेता एक बात है, उत्तम शासन होना दूसरी बात है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। वर्तमान समय में संसदात्मक शासन की प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राजशक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में केंद्रित हो जाए और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। प्रशासन कार्य में अक्षमता। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से संबंधित होने के कारण मंत्रियों का बहुत समय व्यवस्थापिका में उपस्थित होने तथा वाद विवाद सुनने और स्वयं वाद विवाद में भाग लेने में चला जाता है और ये मंत्रीगण शासन संबंधी कार्यों पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते। दलबंदी। अध्यात्मक शासन में तो राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के समय सक्रिय होते हैं, किंतु संसदात्मक शासन में शासन शक्ति प्राप्त करने की आशा में राजनीतिक दल सदैव ही अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल में सत्ता हथियाने के लिए सदैव आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और सारा वातावरण खराब हो जाता है। संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता। संसदात्मक शासन युद्ध और अन्य संकट काल की स्थिति में बहुत अधिक निर्बल हो जाता है। मंत्रिमंडल का बढ़ता हुआ आकार और दल बदल। वर्तमान समय में संसदात्मक शासन का एक और दोष मंत्रिमंडल के बड़े आकार और दल बदल के रूप में देखा गया है। चतुर्थांश चुनाव के बाद भारतीय संघ में छोटे राज्यों में भी बड़े आकार और राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में भी यही प्रवृत्ति है। इन बड़े मंत्रिमंडल में एक और प्रशासकीय व्यय बहुत अधिक वृद्धि होती है तो दूसरे शासन का उचित रूप से संचालन भी नहीं हो पाता। भारत जैसे देशों में दल बदल का भी रोग देखा गया है, वह भी संसदीय शासन से ही संबद्ध है।